Hello everyone. Am I audible? प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिएगा. Am I audible? यस यस यस. ओके, थैंक यू. कल वाला जो ट्रिक है आज फिर इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो आप सभी को पता है मुझे टाइम लैग देखने के लिए क्या करना चाहिए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. तो एक बार ज़रा सा टाइम लैग चेक करते हैं एंड यू विल टेल मी. सो आई विल स्टार्ट विद 1 2 3. ओके ओके, 1-2 सेकंड का टाइम लैग है. सो लेट्स स्टार्ट. राइट. One thing always remember, future of world can't be bright with half of population struggling for light. Great. बहुत बढ़िया. और कोई किसी को कल का कोई कोट याद है हल्का फुल्का? बताओ. अच्छा चलिए, आज मैं आपको ज़रा सा ये बताता हूँ कि मुझे कोट्स थोड़े से और भी बताने थे आपको जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके पर्सपेक्टिव के लिए. खैर आज हम कोट्स वाली चीज़ों को फिनिश कर लेते हैं, साथ में एक क्रोनोलॉजी को भी फिनिश कर लेंगे. डेटा हमारा थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है. पर इंडिपेंडेंट रहने का ये बेनिफिट होता है. आज मेरे को मतलब बहुत सुकून मिल रहा है आप लोगों के साथ बात करते हुए. रीज़न ये कि whenever I used to teach on the institutes, then there are some hours that is been allotted to me and I have to finish my work in that hour. लेकिन यहाँ पे आई कैन गो इन एज मच डेप्थ एज आई वांट. तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लो क्लासेस आपकी ज़रा से लंबी हो जाएं तो कोई इश्यूज़ तो नहीं है ना, मतलब कुछ ज़्यादा समय तक चलें. हालांकि मेरा टाइम मानना है कि लगभग 2 मंथ्स के अंदर फिनिश हो जाएगा, बट दे कैन गो अप टू द 3 मंथ्स, राइट. तो अगर मान लो वहाँ तक चले तो किसी को कोई इश्यूज़ कि नहीं सर हमें तो शॉर्ट में फ़िनिश करना है, 10 क्लासेस के अंदर निपटा के छुट्टी करो. नो प्रॉब्लम. ओके, दैट्स फाइन फाइन. हाँ लेट, देखिए लेट के अंदर ना थोड़ी सी इश्यूज़ हो जाते हैं. लेट के अंदर फिर मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम रहती है, ठीक है. CSIR के अकॉर्डिंग करवाओ सर, राइट. सर देखिए CSIR के अकॉर्डिंग तो मैं इसको 1 हफ्ते में निपटा दूंगा. 10 क्लासेस में भी करना है तो 5 घंटे की पर क्लास. अरे नहीं, 5 घंटे की देखो आस के अंदर मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है. आई एम नॉट एज वेल दिस आस. लेकिन मेरा ये मानना है कि यार जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिले खुद को तो फिर मतलब अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर आपको कहाँ से होगा. तो चलो इन चीज़ों को हम ठीक है बीच में डिस्कस करते रहेंगे. बीच में आप लोग प्रॉब्लम हो जाते हैं थोड़ी बहुत होगी. नो क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस डजंट मैटर, डेली टाइम पीरियड इज़. अरे सर मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता हूँ तो इसी वजह से 7:15 पे शुरू हुआ था. खैर 10 मिनट तो हमारी वैसे ही चली गई, ठीक है. ट्रेड लाइक जून, सर इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. 350 वर्ड्स टू 500 वर्ड्स के अंदर आएगा. एंड कल हमने यहाँ से कुछ देखना शुरू किया था, हल्के फुल्के कोट्स,
ठीक है, आज हम आप लोगों ने ये हल्का फुल्का याद किया होगा, नज़र लगाई होगी, मैं ऐसा होप करता हूँ। और पेड वालों ने अगर नज़र नहीं भी लगाई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनकी अभी खिंचाई होनी बाकी है, उनका भी फीडबैक सेशन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, फीडबैक सेशन के ऊपर सरकाज़म की लिमिट्स क्रॉसेस की जाएंगी। ठीक है, फिर वहाँ पे हम बैनिंग नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ना जेंडर प्रेफरेंस करेंगे, हम फिर क्या करेंगे, एस्पिरेंट्स ब्रूटैलिटी। ठीक है, फिर आप लोग बोलना कि सर एस्पिरेंट्स आर द एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ठीक है, वी आर द मतलब प्रे एंड यू आर द प्रेडेटर। ठीक, तो चलो, कल हमने यहाँ तक देखा था थोड़ा बहुत, इसको हम आज क्या करते हैं। ठीक है, कल हमने कहाँ तक देख लिया था, रेजिंग तक देख लिया था। देखिए, आपको इस तरह के नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू द वुमेंस। ठीक, चलो इसके अंदर हम अपना शुरू करते हैं वुमेंस से रिलेटेड कीवर्ड्स को। दिस इज़ योर जेंडर प्रेफरेंस, आई थिंक दिस हैज़ बिन कंप्लीटेड, राइट। इसको हमने बता दिया था आपको, जेंडर प्रेफरेंस का वर्ड जो है वो यूज़ करना है। इसके अलावा सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट डॉटर इज़ ऑफन व्यूड एज क्राइसिस, राइट, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। रेजिंग कंप्लीट हो गया था हमारा, हमने ये देखा था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक कोट था। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेजिंग के अंदर एक कोट था जीडी एंडरसन का, ये मैंने कल नहीं करवाया था। हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर CSIR एस्पिरेंट्स, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे जीडी एंडरसन जी ने क्या बोला था कि फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि वुमेन को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि वुमेन को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, बल्कि रियल में ये होता है कि वुमेन जो है ना ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, बस जैसे वर्ल्ड उन्हें देखता है ना, जिस तरीके से परसीव करता है, उसे हमें बदलने की ज़रूरत है, उसे ये देखने की ज़रूरत है कि वुमेन्स आर स्ट्रॉन्ग। अब आप एक बात सोच के देखिए कि जो वुमेन है, वुमेन क्या बोलती है, हमें आर्मी के अंदर कॉम्बैट रोल चाहिए। ठीक है, वुमेन ये बोलती हैं कि हमें आर्मी के अंदर कॉम्बैट रोल चाहिए, बट इनको नहीं दिया था कॉम्बैट रोल। रीज़न पूरा वर्ल्ड इन्हें वुमेन्स को क्या देखता है कि दे आर द वीक फोर्सेस, सो दे आर नॉट बीन अलॉटेड इन द कॉम्बैट फोर्सेस, उन्हें कॉम्बैट रोल के अंदर नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके लिए वुमेन्स को आगे आना पड़ा। और यही चीज़ क्या है, आपकी फेमिनिज्म है। ठीक है, फेमिनिज्म ये नहीं शो करता कि वुमेन स्ट्रॉन्गर हैं। अगर वुमेन को हम स्ट्रॉन्गर बता देंगे मेन से, तो ये इक्वालिटी कहाँ रहेगी, है ना, इक्वालिटी कहाँ रहेगी। तो दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, वुमेन और मेन अगर इक्वल हैं, वैसे भी देखा जाए तो डब्लू उल्टा है एंड रिवर्स में करके हम, अगर मैन एंड वुमेन इक्वल हैं, तो बस उन्हें परसीव करने का नज़रिया बदलना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो ऑथर हैं वो बोलना चाहते हैं। ये कोट है, सिविल सर्विस वालों के लिए ज़रूरी है, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है। राइट सर, ठीक है, इसको हम ज़रा किसी और ऐप में ओपन करते हैं। ठीक है, होम्स, देखो अब हम होम के बारे में बात करेंगे, हमारे घर के ऊपर हमारे कैसे हालात किए जाते हैं। सबसे पहले पेरेंट, फिर मैरिज के बारे में बात करेंगे। आई थिंक इसके बारे में मैंने नहीं बताया होगा, तो हम चलो पेरेंट्स से शुरू करते हैं। पेरेंट्स को हम जब हम पेरेंट्स के बारे में लिखेंगे तो हम उन्हें बोल सकते हैं दे आर द प्रिजनर्स ऑफ पैट्रियार्की। ठीक है, दोनों तरह से जो मेल हैं, मेल भी अपना डोमिनेंस कायम करना चाहते हैं वुमेन के ऊपर, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड वुमेन भी ऐसा ही चाहती हैं कि मैन ही हेड रहे। ठीक है, तो इनमें क्या बोलते हैं, प्रिजनर। प्रिजनर मतलब वुमेन खुद जेल के पीछे बंद रहना चाहती है। आपने देखा होगा बहुत सारी वुमेन क्या बोलती हैं इसके, अच्छा, सोशल मीडिया ट्राइब, राइट, सोशल मीडिया ट्राइब हम बोलते हैं कि जनरली आपने प्रोटेस्ट वगैरह देखे होंगे ना, जनरली अपने प्रोटेस्ट वगैरह देखे होंगे, तो प्रोटेस्ट भी फेमिनाइन टाइप के होते हैं, फेमिनाइन या फिर नॉन फेमिनाइन टाइप के। अगर गैस सिलेंडर से रिलेटेड अगर कोई प्रोटेस्ट होगा, गैस सिलेंडर से कोई प्रोटेस्ट होगा, तो वहीं पे आपको वुमेन देखने को मिलेंगी। बाकी जगह पे ज़्यादातर वुमेन्स की प्रेजेंस नहीं देखी जाती। उनको क्या बोलते हैं, उनको जो है ना नेगेटिव कनोटेशन के अंदर बोला जाता है सोशल मीडिया ट्राइब, कि अगर वुमेन को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर जाके लिखती हैं। ठीक है, दे कांट अपीयर ऑन दिस थिंग। तो ये एक ज़रा सा नेगेटिव कनोटेशन के साथ चीज़ है, ये सारी नेगेटिव कनोटेशन के साथ ही चीज़ है, इट्स नॉट पॉजिटिव कनोटेशन। राइट गीतांजलि, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रिजनर्स ऑफ पैट्रियार्की के बारे में। प्रिजनर्स ऑफ पैट्रियार्की मतलब कि एक पैट्रियार्की के दामन के पीछे मतलब रहना, या फिर पैट्रियार्की की जेल में रहना। यहाँ पे वुमेन क्या चाहती है कि हेड ऑफ फैमिली क्या हो, मेल हो, मेल भी ऐसा ही चाहता है, हेड ऑफ फैमिली मेल हो। सन मेटा प्रेफरेंस, आई थिंक इसका सभी को पता होगा। सन मेटा प्रेफरेंस का मतलब आपने ये चीज़ देखी होगी ना कि जैसे एक घर में अगर किसी की शादी होके आती है लड़के की,
तो लड़की की सास आते ही क्या बोलती है, बेटा जल्दी से पोता दे दो हमको, ठीक है। मतलब वो कौन सा ऐसा, वो कपिल शर्मा का डायलॉग है ना कि भाई वो कौन सा बेड के नीचे हाथ डाल के निकाल के उसको वो बोलेगी कि लो जी आपका पोता साथ में है। ऐसा ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो वुमेन्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती हैं, दहेज वगैरह है या फिर और जो जो चीज़ें, उनके अंदर भी मैक्सिमम वुमेन से रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और वुमेन ही क्या चाहती हैं बेटा, वुमेन वॉन्ट सन। अगर मान लो पहला, अगर किसी फैमिली के पहला अगर लड़का हो जाता है, आज के समय में दे स्टार्ट फैमिली प्लानिंग कि उन्हें अब उसके बाद और कोई नहीं चाहिए, ठीक है। अगर पहली लड़की होती है देन दे विल गो फॉर द लुकिंग फॉर द सन, ठीक है। तो सन मेटा प्रेफरेंस जो है वो इंडिया की सोसाइटी के अंदर प्रेवलेंट है। आपको ये नहीं लिखना है कि वुमेन प्रेफर सन मोर देन दैट, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, सन मेटा प्रेफरेंस। और ये सन मेटा प्रेफरेंस और हेड ऑफ द फैमिली वाली जो सोच है, उसी सोच की वजह से पैट्रियार्की का परपिचुएशन होता है और ये जनरेशन टू जनरेशन के अंदर जाती है, ठीक है। आपने एक बहुत ही पुरानी डायलॉग सुना होगा ना कि कोई ऐसी बात बताओ जो सच भी हो और झूठ भी हो। तो उसमें बताते हैं कि 4 ऑफ द वुमेन्स वर सिटिंग ऑन द सीट ऑफ 3 एंड ऑल वर साइलेंट, सो इट्स रेयरली पॉसिबल, राइट। तो ये एक इसको बोलते हैं एक बहुत ही संकीर्ण विचारधारा कि ऐसा होना, मतलब कि वुमेन होंगी तो चुगलियाँ करेंगी ही करेंगी। सो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, या जो मेंटेलिटी बनाई गई है वो क्या है, पैट्रियार्की है, जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। और इसका एक रीज़न क्या है कि वुमेन्स भी प्रिजनर्स ऑफ पैट्रियार्की हैं, पैट्रियार्की के पीछे मतलब गुलाम है वो उनकी। जैसा पैट्रियार्कल चीज़ बोलेंगे वो उसको हंसी हंसी एक्सेप्ट भी कर लेंगी, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द परपेचुएशन ऑफ पैट्रियार्की। डोंट वरी, अभी हम कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपका ब्रेनस्टॉर्म भी करवाऊंगा। नेक्स्ट इज़ सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट। वो खुद ही मतलब अपने आप को लिमिट करती हैं। जैसे कि वो रात में लेट खाना पसंद करती हैं कि अगर मान लो सभी पहले हस्बैंड खाएंगे, फिर उसके बाद उनके बच्चे खाएंगे, और जो बचा खुचा होगा एंड में वही बाद में खाएंगे। और इसके ऊपर आपके सामने एक कोट है। कोट क्या है, अगर वुमेन्स का फ्रीडम है, वुमेन्स फ्रीडम इज़ द साइन ऑफ सोशल फ्रीडम। सोशल फ्रीडम तभी होगी जब वुमेन्स की फ्रीडम होगी, राइट। So this is another quote of the Rosa Luxemburg. Then marriage. मैरिज के अंदर हमें पता है मैरिज पेनल्टी देखने को मिलती है। आप में से बहुत सारी जो स्टूडेंट्स होंगी उनको ऐसा फेस करना पड़ा होगा कि या तो आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाइए वरना आपकी शादी कर देंगे। सो दिस इज़ नोन एज मैरिज पेनल्टी। तो ये चीज़, ये मैरिज पेनल्टी आपको पता है। देखिए जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपको पता हैं, बट दिस इज़ द लैंग्वेज यू शुड यूज़ इन योर एसे और इन योर आंसर्स, राइट। नेक्स्ट इज़ द बॉडीली इंटीग्रिटी, कि देखो अगर मेल है तो मेल की बॉडी के ऊपर शेमिंग नहीं होती, लेकिन वुमेन की जो सेक्सुअलिटी है, जो वर्जिनिटी है, वुमेन की वर्जिनिटी इज़ बीन ऑफन रिलेटेड टू द कैरेक्टर ऑफ दैट लेडी, ठीक है, या फिर दैट वुमेन। कि ये बोला जाता है कि अगर वर्जिन वुमेन है तो वो ठीक है, अदरवाइज ऑल मतलब जो है ना उन सब का कैरेक्टर ही ख़राब है, ठीक। तो दिस इज़ द बॉडीली इंटीग्रिटी, राइट, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आई, यहाँ तक मैरिज पेनल्टी और बॉडीली इंटीग्रिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिरघम यंग। ये इन्होंने एक कोट दिया है, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ जनरेशन। एंड दिस इज़ 100% ट्रू इन सेंस ऑफ योर प्रेजेंट टाइम सिनेरियो। और ये आपको हर हाल में लिखना है अगर आप वुमेन से रिलेटेड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। क्या है बिरघम यंग, ये क्या बोलते हैं, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ जनरेशन, ठीक है। तो ये आपको स्टार मार्क के साथ, हैशटैग के साथ जहाँ से लगाना है लगाओ। बट नेक्स्ट टाइम के अंदर जब भी आप वुमेन से रिलेटेड एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको क्या बोलना है, यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ जनरेशन, एंड दैट इज़ बीन टोल्ड बाय बिरघम यंग, राइट। कंप्लीट, ये चीज़ समझ में आई, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको मैं पूछूंगा कि कोट क्या है तो कोट नहीं बताना, बिरघम यंग का नाम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्टिव स्लेवरी। एक बार उनकी जब शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद उनको क्या रखा जाता है रिप्रोडक्टिव स्लेवरी के अंदर, कि व्हेनेवर इसको हम है ना, व्हेनेवर मेन वांट सेक्सुअल इंटरकोर्स देन दे परफॉर्म दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वुमेन चाहती है या नहीं चाहती है। सो दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव स्लेवरी। एंड उन्हें क्या बोला जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था, सास क्या बोलती है, बेटा जल्दी से एक पोता दे दो हमको। सो दे आर नोन एज, उनको क्या बोला जाता है, मेल प्रोड्यूसिंग मशीन्स। एंड दे हैव द लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। इसको हम एक जगह और बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्लेवरी को मैरिटल रेप,
राइट, मैरिटल रेप, ये भी आपका एक वुमेन से रिलेटेड ही प्रपोर्शन है। नेक्स्ट, ये बहुत ही क्रूशियल टर्मिनोलॉजी है, थिंग्स है, इसको ज़रा सा ध्यान से सुनना कि सन मेटा प्रेफरेंस की जो बेटे की चाहत है वो कंटिन्यू होगी, ठीक है, जो सन और बेटे की चाहत है वो कंटिन्यू होगी विद राइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा उतनी ही बेटे की चाहत और ज़्यादा बढ़ेगी। विद डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, जितनी ही फर्टिलिटी डिक्लाइनिंग होगी, और न्यूक्लियर फैमिली, जितनी न्यूक्लियर फैमिलियाँ बनेंगी, और जितना इम्प्रूव्ड स्टेटस ऑफ वुमेन, जितना वुमेन का स्टेटस इम्प्रूव होगा, राइट। अब ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं सारी, बट ऑल आर ट्रू। और ये इसको बोलते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों को एक ही लाइन के अंदर फिक्स करके बिठा दिया, ठीक है। क्या क्या है ये, इसको मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। सन मेटा प्रेफरेंस कैसे बढ़ेगी, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, राइट, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो अब देखो, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं, राइट, अर्निंग भी ज़्यादा होगी। अब अगर यहाँ पे अर्न के अंदर हम यहाँ लगाते हैं एक फैमिली है, इसके अंदर एक सन है और एक डॉटर है, ठीक है, बोथ आर अर्निंग, ठीक। अब अगर बताओ, अगर सन है तो सन क्या लेके आएगा घर में, बहू लेके आएगा, ठीक है, और वो भी कमाएगी तो इसकी सैलरी, इस पूरी फैमिली की सैलरी होगी इंक्रीज। लेकिन अगर डॉटर होगी यहाँ पे, तो डॉटर शादी के बाद बाहर जाएगी तो इस फैमिली की क्या हो जाएगी, इनकम डिक्रीज। तो यहाँ पे जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे वुमेन क्या चाहती हैं, उसी के घर में देखो, ये क्या है, एक फैमिली है, इस फैमिली के अंदर वुमेन भी होगी और मैन भी होगा। तो वुमेन भी क्या चाहेगी कि उसके घर पे बहू आए, इसका मतलब उनकी फैमिली का स्टेटस इंप्रूव हो, उनके यहाँ पे पैसा ज़्यादा आए। सो दिस मीन्स विद राइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट सन मेटा प्रेफरेंस विल कंटिन्यू टू राइज। विद डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी मतलब कि पहले बहुत सारे बच्चे हुआ करते, अब फैमिली प्लानिंग करते हैं तो सोचते हैं कि अब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 5 बच्चे हों, तो उनको लगता है कि अगर फर्स्ट के अंदर ही अगर मेल आ जाए, ठीक है, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ मेल, कि अगर फर्स्ट के अंदर ही अगर मेल बच्चा हो तो दैट इज़ गुड। तो ये सन मेटा प्रेफरेंस भी राइज कर रही है ड्यू टू द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। न्यूक्लियर फैमिली है ना, पहले पूरी फैमिली साथ रहती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है तो न्यूक्लियर फैमिली में भी जो है ना, सास क्या चाहेगी कि बेटा हो मेरे, और फिर बहू घर में आएगी तो हमारे पास मतलब एक एडिशनल इनपुट आएगा, ठीक है, आउटपुट नहीं, मतलब बाहर नहीं जाएगा। तो न्यूक्लियर फैमिली आपको समझ में आ गई। विद इम्प्रूव्ड स्टेटस ऑफ वुमेन, दिस इज़ द वेरी क्रूशियल थिंग। अगर वुमेन का स्टेटस इंप्रूव होगा तो भी सन मेटा प्रेफरेंस राइज करेगी। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी थीम है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, ठीक है, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और एक फेस तो ये होता है कि अगर वुमेन का स्टेटस इंप्रूव होगा तो जो है ना, डॉवरी वगैरह सन मेटा प्रेफरेंस डिक्रीज होंगी। और एक है कि जो आपका वुमेन का स्टेटस अगर इंप्रूव होगा तो ये सब क्या होंगी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें ये कम हो जाएंगी। कैसे होंगी, जैसे यहाँ पे जो डिमांड करने वाली है न्यूक्लियर फैमिली के अंदर वो कौन है, वुमेन। वुमेन ही चाहती हैं कि वहाँ पे सन हो, राइट। सो वुमेन का स्टेटस इंप्रूव हुआ है। नेक्स्ट, आपने आजकल जो बोलते हैं ना कि मूवीज़ आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो आप मूवीज़ के अंदर देखो, मूवीज़ के अंदर भी आपने जो पुरानी मूवीज़ देखोगे उसके अंदर भी जो है ना, सास क्या बोलती हैं, जो सासू माँ होती हैं वो क्या बोलती हैं कि आपको कुछ नहीं पता जी, बहू लेके आएगी XYZ थिंग, ठीक है। सो दिस इज़ योर इम्प्रूव्ड स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब वहाँ पे सास की चलती है। वो अनिल कपूर की फिल्म है ना बेटा, देखिए ना आपने, उसके अंदर सास की चलती है ना। और लड़कों को अक्सर ताना मारने के लिए ये बोला जाता है ममाज बॉय, राइट, ममाज बॉय। तो ममाज बॉय के अंदर भी इम्प्रूव्ड स्टेटस किनका है, वुमेन का है। एंड ममाज बॉय बोलने के साथ ही ऐसा बोला जाता है कि कुछ फैसले खुद ही नहीं ले सकता, सबके सब मम्मी के पल्लू में छिपे रहते हो। तो ये आपकी क्या आती है, सन मेटा प्रेफरेंस हैज़ कंटिन्यूड विद द राइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, न्यूक्लियर फैमिली एंड इम्प्रूव्ड स्टेटस ऑफ वुमेन। इज दैट थिंग क्लियर? ओके, तो आपको ये चीज़ लिखनी है, और ये वो वाली चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को मेंशन कर सकती है एक ही 2 ही लाइनों के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर डॉवरी पेमेंट। जो डॉवरी पेमेंट है इज़ मोर अ रूल देन एन एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है कि आजकल जो दहेज देना है ना, वो एक रूल जैसा हो गया, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं रहा। कि मतलब आपको पता ही है कि अगर है ना, ऐसा बोलते हैं कि अगर शादी होगी, देखो टू द एज ऑफ 21 to 25 मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि
कि डॉवरी पेमेंट उनके घर वाले उनके सामने कुछ नहीं बोलते, बट व्हेन देयर एज एक्सीड्स 25 देन घर वाले खुद ही बोलते हैं कि अगर मतलब लड़की के घर वाले भी कि अगर हम जो है ना दहेज नहीं देंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे। तो ये क्या है, ये है आपका आयरनी कि इवन जो गर्ल्स की तरफ से जो फैमिली है वो भी ऐसा चाहती है कि हम शो करें अपनी प्रेस्टीज को, हम ये दिखाएं कि हम भी बहुत पैसे वाले हैं, हमने अपने दामाद जी को XYZ चीज़ें दी हैं। सो ये क्या है, डॉवरी पेमेंट एक तरह का क्या बन गया, एक रूल बन गया है रेदर देन एन एक्सेप्शन। और इस डॉवरी पेमेंट की वजह से क्या होता है, डबल लॉस। डबल लॉस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक तो भाई जैसे यहाँ पे गर्ल है एक, और यहाँ पे आपकी फैमिली 1, यहाँ पे आपकी फैमिली 1, यहाँ पे आपकी फैमिली 2, फैमिली 1 से के पास क्या है गर्ल की शादी हो रही है फैमिली 2 के अंदर। तो पहला तो जो गर्ल है, गर्ल फैमिली 2 के अंदर गई है, फर्स्ट लॉस तो यही है, ठीक है, कि इसके लिए क्या देना पड़ेगा, डावरी, दहेज, दहेज दे दिया। सेकंड लॉस क्या है कि गर्ल मान लो जो 25-30 जितनी भी एज भी की हुई है, उस एज के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया है, नॉट द इन्वेस्ट किया है, जो पैसा लगाया है फैमिली वन ने, वो सारे का सारा जो हिडन इन्वेस्टमेंट है, या बात करें जो हिडन एक्सपेंडिचर है, वो सारा भी कहाँ जा रहा है, फैमिली 2 के पास जा रहा है। सो इट्स अ डबल लॉस टू द फैमिली 1, राइट। एंड इसकी वजह से क्या है, देखो इधर से इधर सब कुछ जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है, सब जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द गर्ल्स हाउस टू द बॉयज़ हाउस। आपको ये नहीं लिखना है टू द गर्ल्स हाउस टू द बॉयज़ हाउस, ये तो मैंने याद करने के लिए लिखा था जब एक समय पे नोट्स बनाए थे, ठीक। नेक्स्ट इज हाइपरगैमी मेक्स इज असेंशियल टू गिव गर्ल अ मैन ऑफ हायर रैंक अ डॉवरी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा, कि ये दहेज प्रथा शुरू कैसे हुई। दहेज प्रथा शुरू हुई हाइपरगैमी की वजह से। हाइपरगैमी और हाइपोगैमी दो तरह की आपकी मैरिजेज हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस, राइट, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। दो तरह की मैरिजेज आती हैं, ज़रा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, बट ये आपको लॉन्गर टर्म के अंदर हेल्प करेगा। एक होती है हाइपरगैमी, अरे होता भाई शुरू, ठीक है। एक होता है हाइपोगैमी एंड नेक्स्ट इज हाइपरगैमी। हाइपरगैमी को प्रिफर किया जाता है, हाइपोगैमी को प्रिफर नहीं किया जाता। ये होती क्या है, गैमी मतलब मैरिजेस, राइट, मैरिज। अब देखो पुराने समय में, या हम बात करें लेटर वैदिक एज के समय में, तब वहाँ पे क्या केस होता था, कैसे चीज़ें चलती थी। तो वहाँ पे आप सभी को पता है वर्ण सिस्टम था, करेक्ट है। वर्ण सिस्टम बाद में चल के तोड़ मरोड़ के इसको कास्ट सिस्टम के अंदर पेश किया गया, करेक्ट है। तो वर्ण सिस्टम के अंदर आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमने इसको हायरार्किकली ऑर्गेनाइज कर दिया है एज पर लेटर वैदिक एज, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकल आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपकी है फैमिली 1, ठीक। यहाँ पे हम लगा देते हैं भाई बॉयज़, राइट, ये लो यहाँ पे खूब सारे बॉयज़ हैं। इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं ब्राह्मण, अच्छा, क्षत्रिय को के से लिखते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये रहा आपका यहाँ पे हायरार्किकल ऑर्डर, और यहाँ पे लगते हैं हम फैमिली 2, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसको गर्ल, राइट। तो हाइपरगैमी क्या बोलती है, हाइपरगैमी का सिद्धांत ये बोलता है, हाइपरगैमी का सिद्धांत ये बोलता है कि जो भी बॉयज़ हैं वे या तो अपने इक्वल स्टेटस की वुमेन के साथ शादी करेंगे, या फिर अपने से लोअर जो स्टेटस है उसकी वुमेन के साथ शादी करेंगे। अपने से हायर स्टेटस की वुमेन के साथ शादी नहीं कर सकते। समझ आई ये बात, कि अगर ब्राह्मण का लड़का है तो वो ब्राह्मण गर्ल से शादी कर सकता है, क्षत्रिय से शादी कर सकता है, वैश्य से और शूद्र से। तो अब मुझे एक बात बताओ, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो हमने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे ब्राह्मण के बॉयज़ के पास कितनी फीमेल अवेलेबल हैं, 4 टू मैरी। क्षत्रिय के पास कितनी अवेलेबल हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं। क्षत्रिय के पास एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं कर सकता। यहाँ पे कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, राइट, ठीक है। अब हम गर्ल्स के हिसाब से देखते हैं। शूद्रा की लड़की कितने बॉयज़ के साथ शादी कर सकती है, 4, वैश्य की 3, क्षत्रिय की 2 एंड ब्राह्मण की 1। अब देखो सिंपल बात है, ये मैं आपको बताता हूँ।
अगर किसी के सामने चॉइस बहुत ज़्यादा है तो वो बोलेगा मुझे क्या ऑफ़र करोगे, राइट। ब्राह्मण के सामने, मतलब ब्राह्मण के लड़के के सामने 4 लड़कियों के ऑफ़र जाते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बात है क्या बोलेगा कि मैं तो, मतलब मैं बेस्ट हूँ, मैं तो हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर हूँ, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा ऑफ़र करेगा मैं तो उसी के साथ शादी करूँगा। तो अब सपोज़ मान लो यहाँ पे वैश्य के पास बहुत सारा पैसा था, उसने दे दिया, ब्राह्मण की लड़की की शादी हो गई अब यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब जो यहाँ ब्राह्मण की लड़की है, अब उसके सामने प्रॉब्लम हो गई। उसके सामने अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन तो है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी कि भाई ठीक है, मतलब आपने यहाँ से इससे शादी की है, मेरे से भी शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा साध्वी, कि अब संन्यास ले लो, ठीक है, सेंटहुड अचीव कर लो। यही 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण की गर्ल्स के पास। सो इसको क्या बोलते हैं? हाइपरगैमी। और हाइपरगैमी की वजह से डाउरी। अब देखो, अगर ब्राह्मण की गर्ल को अगर शादी करनी है और ऐसे पॉलीगैमी भी नहीं करनी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत 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 हाई अमाउंट के अंदर डाउरी पे करनी पड़ेगी। इसी तरह क्षत्रिय, इसी तरह वैश्य और इसी तरह शूद्र। अब एक लॉजिक लगाओ, शूद्रा की जो लड़की है, इसके पास शादी करने के लिए कितने हैं? 4। शूद्रा के लड़के के पास अवेलेबल कितनी लड़कियां शादी करने के लिए? 1। शूद्रा के लड़के के पास 1, शूद्रा की लड़की के पास 4। अब मेरे को एक बात बताओ, इनमें से कौन ज़्यादा बेटर पोजीशन के ऊपर है? शूद्रा की लड़की वाली फैमिली या फिर शूद्रा की बॉयज़ वाली फैमिली? कौन ये बोलेगा कि भाई मेरे पास ज़्यादा अथॉरिटी है? गर्ल वाली, डेफिनेटली। तो गर्ल वाली फैमिली क्या बोलेगी कि हमारे पास ज़्यादा पावर है। तो आपने देखा होगा जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं या फिर जो आपका जो लोअर स्टाटा है, वहाँ पे उसको बोलते हैं ब्राइड प्राइस। यहाँ पे दे हैव टू पे फॉर देम, ठीक है, उनको पे करना पड़ता है कि अगर आप गर्ल्स हमें दे रही हो तो उसके लिए वी विल पे। इसको बोलते हैं ब्राइड सर्विस। और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, मतलब ट्राइब्स के अंदर बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, जैसे उडरी छोकरा, ठीक है, और मतलब भाग के जाके शादी करना, कैप्चर मैरिज, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये अलग अलग टाइप्स की मैरिजेज हैं। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से डॉवरी शुरू हुआ है और जिसकी वजह से ब्राइड प्राइस, मतलब ये जो सारी कंडीशन है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करनी होती, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। इज़ दैट क्लियर? कोई है ऐसा जिसको ये चीज़ क्लियर ना हुई हो? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल डोमिनेशन वर्सेस ब्रूट फोर्स। कल्चरल डोमिनेशन क्या होता है? अगर वुमेन से रिलेटेड किसी भी रिफॉर्म्स की बात की जाती है, तो सबसे पहला हमला तो उनके ऊपर कल्चर का किया जाता है, ठीक है। कल्चर का कैसे बोल सकते हैं कि कल्चर ऐसे प्रेशराइज करता है वुमेन्स को कि भाई ये आपके दायरे से बाहर की चीज़, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लो वुमेन सबसे पहले क्या बोलती है कि मैं अर्न करूंगी, आई विल अर्न, ठीक है, तो सबसे पहले कल्चर का हवाला दिया जाता है कि भाई अगर आप अर्न करोगे तो फिर घर पे बच्चों में संस्कार कौन डालेगा, ठीक है। सो दिस इज द कल्चरल डोमिनेशन। नेक्स्ट इज द ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स बोलते हैं मतलब एकदम भयंकर ताकत के साथ। तो अगर मान लो वुमेन हैव द वैलिड पॉइंट टू अर्न कि आप तो कुछ कमाते नहीं हो और मुझे तो जाना चाहिए, या फिर अगर आप कमा रहे हो और मैं भी कमाऊंगी तो जो है ना ऑगमेंट होगी, हमारी इकट्ठी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, हमारे पास हम बेटर वेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर हम जा पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर देंगे, ठीक है। इसको हम मुकेश, ये है हम एंथ्रोपोलॉजी की क्लास शुरू करेंगे तब देखेंगे, ठीक है, वरना यहाँ पे वुमेन के स्टेटस से बढ़ के हम बहुत सारी अलग जगह में चले जाएंगे। इट्स अ वेरी डीप थिंग, राइट, ठीक है। कभी अलग एक एक्स्ट्रा क्लास पे बात करेंगे उसको। नेक्स्ट ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या? एकदम प्योर ताकत। अगर मतलब आपके पास प्रॉपर वैलिड पॉइंट है, आपके पास मतलब वुमेन के पास अगर प्रॉपर वैलिड पॉइंट है, तब भी अगर मेल अगर चाहे तो नहीं जाने देता। रीज़न इज़ द ब्रूट फोर्स। वो मतलब फिर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर उतर आते हैं, फिर मतलब वो हाथ पैर का यूज़ करते हैं, फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल अब्यूज़ करते हैं कि भाई हम आपको ये चीज़ नहीं देंगे, आप घर पे आओगे शाम को तो शाम को खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा, हम कुछ बना के नहीं देंगे, कपड़े भी हमारे धोने पड़ेंगे, XYZ। इसके अलावा लाठी डंडों से पीटा जाएगा। तो मतलब दिस इज़ योर ब्रूट फोर्स,
राइट। सो कल्चरल डोमिनेशन वर्सेस ब्रूट फोर्स, पहले तो कल्चरल डोमिनेशन के थ्रू वुमेन्स को काबू में किया जाने की कोशिश होती है और फिर उसके बाद ब्रूट फोर्स के थ्रू, राइट सर। चलिए अब वर्क प्लेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अभी हम स्पीड पकड़ेंगे। वर्क प्लेस के ऊपर सबसे पहले आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का मतलब जैसे ग्लास सीलिंग बोलते हैं छत को, कि अगर आपकी छत ग्लास की बनी हुई है तो आर पार तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन क्या आप उस छत के बाहर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। सेम ही वुमेन्स के लिए होती है कि वुमेन जो है ना वो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम तो करती हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फैमिलियल मतलब हर जगह पे काम तो करती हैं, लेकिन उनको एक स्टेटस फिक्स किया हुआ है कि इससे ऊपर नहीं जा सकती। अगर इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, और रीज़न अलग अलग से आपको दिए जाएंगे कि इस वजह से नहीं आपको दिया जा सकता जी, इस वजह से नहीं। सो इट्स अ ग्लास सीलिंग। रीज़न मैं आपको अगर बताऊं अलग अलग तो ये होते हैं कि भाई सबसे पहले तो जो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपको बताऊं तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर बीइंग वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर एंड दे टोल्ड इट क्लियरली कि वो प्रेफर करते हैं कि अनमैरिड वुमेन हो, ठीक है, अनमैरिड वुमेन हो तो वो 21 के आसपास की हो, ठीक है, उसको बहुत जल्दी हायर किया जाता है। अगर अनमैरिड वुमेन है 27 to 28 की तो उसको हायर करने के अंदर ज़रा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कंपनीज़ को। वो ये बोलते हैं कि ये जैसे ही मैरिज करेगी उसके बाद ये कंपनी से शिफ्ट करके वहाँ चली जाएगी और फिर मतलब हमारा यहाँ पे जो हमने जो अपने एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे वो ख़राब हो जाएगा, तो ये हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या होती है, नेक्स्ट एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है। वो ये सोचता है कि वुमेन्स जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम अच्छे से नहीं कर सकती, उनको सिर्फ मतलब साफ़ सफाई ये वाला काम चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर CEO रेयरली ही आपको कोई वुमेन देखने को मिलेगी, हालांकि हैं आपके सामने एग्जाम्पल्स, बट नॉट इन द मेजॉरिटी, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ द ग्लास सीलिंग। इवन द फैमिली के अंदर भी इफ़ अ वुमन अर्न्स मोर देन द मैन, तो वहाँ पे भी एक ग्लास सीलिंग है कि वुमन अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकती है, बट अगर फैमिली से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना होता है, सो द कंसेंट ऑफ मैन इज़ इंपॉर्टेंट एंड हेयर दिस इज़ नोन एज कंसेंट, राइट। कंसेंट का मतलब है जैसे कि बस मंजूरी होनी चाहिए हर हाल में। नेक्स्ट इज द ड्यूअल बर्डन। ड्यूअल बर्डन को बोलते हैं होम प्लस ऑफिस, कि भाई घर भी संभालो ऑफिस भी संभालो। नेक्स्ट इज द शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। शैडो एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं कि वो अपने हस्बैंड्स की छाया में रह के जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप का काम करती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। पंचायत पति सिंड्रोम, ये भी यही है कि जैसे अगर मान लो वो गवर्नमेंट ने क्या किया, 33% लोकल जो बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ के अंदर रिजर्वेशन का काम किया है कि लोकल बॉडीज़ के अंदर 33% क्या होनी चाहिए, आपकी फीमेल होनी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे जो फीमेल हैं उनकी सीट आती है रिजर्व होकर, तो कई बार उनके हस्बैंड जो है ना वो इलेक्शन के अंदर खड़े हो जाते हैं और वो ये बोलते हैं वो यहाँ पे ये बोलना शुरू करते हैं कि भाई देखिए हम इलेक्ट हो रहे हैं, वोट आपको हमारी वाइफ को देनी है, लेकिन काम सारा हम करेंगे। सो दिस इज़ द पंचायत पति सिंड्रोम। नेक्स्ट इज़ इनविजिबल अनपेड वर्क। इनविजिबल अनपेड वर्क मतलब कि वुमेन्स वर्क करती हैं और वो इनविजिबल और अनपेड भी होता है, किसी को दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो कई बार आप लोगों ने घर पे सुना होगा, अपने फादर को ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई आप एक बात बताओ, अरे यार इसमें मत लड़ो मुकेश और श्रद्धा, इसके बारे में हम बाद में, मैं आई हैव द इनफ वैलिड पॉइंट, बट इफ़ आई विल गो इन दैट देन आई विल मिस द होल टॉपिक, राइट। वैसे भी आई एम गोइंग वेरी स्लो, राइट, ठीक है। इनविजिबल अनपेड वर्क, जैसे अपने घर पे फैमिली में बोलते हुए सुना होगा ना कि तुम सारा दिन भर काम ही क्या करती हो, ठीक है। सो दिस इज़ काम ही क्या करती हो का मतलब है कि दिखाई नहीं देता कि जो टाइम स्पेंड किया है, जो बच्चों के ऊपर जो टेक केयर के लिए एफर्ट लगाया है ओल्ड एज के लिए, अगर मान लो बच्चों के लिए नहीं होता तो किसको बुलाना पड़ता, ठीक है, केयर टेकर के पास छोड़ना पड़ता, उसको क्या देना पड़ता, उसको मनी देना पड़ता। तो यहाँ पे मनी की सेविंग हो रही है, लेकिन वुमेन के लिए ये मनी नहीं लगाई जाती। ओल्ड एज की रख रखाव के लिए जो वुमेन अपना एफर्ट लगाती हैं उसकी भी कोई इज्जत मतलब ऐसे नहीं रखी जाती कि हाँ अगर जो है ना बहू या वाइफ घर पे नहीं होती तो फिर कैसे ओल्ड एज लोगों का ध्यान रखा जाएगा। तो उसके लिए बाहर से लोगों को हायर करना पड़ेगा, मनी का जो है ना बाहर जाएगा। लेकिन अक्सर जो मेल पैट्रियार्कल सोच वाले लोग हैं वो बोलते तुम लोग करते क्या हो, ठीक है। सो दिस इज़ रॉन्ग थिंग, राइट। इसे हम बोलते हैं केयर इकोनॉमी। अगर आपको कहीं पे लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि वुमेन आर द हिडन केयर इकोनॉमी दैट इज़ बीन नॉट काउंटेड इन द नेशनल GDP, राइट। तो ये हम बात यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पॉवर्टी। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के अंदर
अगर मान लो वर्कर्स हैं तो वर्कर्स का सबसे ज़्यादा कौन है, वुमेन्स हैं। अगर लेबर फोर्स है ना एग्रीकल्चर के अंदर तो सबसे ज़्यादा लेबर है आपको देखने को मिलेंगी वुमेन्स एग्रीकल्चर में। इसी तरह पॉवर्टी, गरीबी सबसे ज़्यादा देखी जाएगी आपको वुमेन्स में, मेल में गरीबी नहीं देखी जाएगी। ठीक है, अगर मान लो एक कोई लेबर है, ठीक है, तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि लेबर रोज़ शाम को आते हैं और एक बढ़िया सा लगाते हैं और मतलब पिटाई करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं अपने वाइफ्स की, अपने बच्चों की। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि उनके पास कई बार हमें ये देखने को मिलता है, उनकी वाइफ्स ये कंप्लेंट करते हैं कि इनके पास पीने के लिए पैसे आ जाते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता। तो गरीबी कहाँ देखने में मिलेगी, एग्रीकल्चर में होगी तो भी वुमेन्स में, और अगर गरीबी होगी, पॉवर्टी होगी तो वो भी वुमेन्स के अंदर ही आपको देखने में मिलेगी। सो दिस इज द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या फिर फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। एंड डी फेमिनाइजेशन ऑफ एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट होता है अधिकार देना। इसका मतलब जो लैंड है, लैंड के ऊपर काम करेगी वुमेन, लेकिन लैंड की ओनरशिप होगी मेन के पास, राइट। सो दिस इज द डी फेमिनाइजेशन ऑफ एंटाइटलमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे एक एनोनिमस है, उन्होंने एक कोट दिया था, बहुत बढ़िया लाइन है। ठीक है, एनोनिमस के साथ आप ऐसा लिख सकते हैं कि वुमेन इज इनविजिबल वर्कर्स विदाउट विच द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज हार्ड टू ग्रो। ठीक है, वुमेन्स इज द इनविजिबल वर्कर्स विदाउट विच द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज हार्ड टू ग्रो। इसकी एग्रीकल्चर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी, इंडियन जीडीपी, जैसा चाहे जो मैंने अभी बताया था वही चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन वो मैनुअल लेबर, वो मैनुअल लेबर दो चीज़ों के संगम से बना है, एक तो है वुमेन एंड सेकेंड इज योर मैनुअल। ठीक है, मैनुअल लेबर जो भी काम करने का होता है वो सारा काम कौन परफॉर्म करती हैं, वुमेन। एंड देयर इज अ स्क्यूड पावर डायनामिक्स, स्क्यूड पावर डायनामिक्स को हम बोलते हैं, ऐसा ये सब क्यों होता है, क्योंकि एक अच्छे जो है ना कानून नहीं बन पा रहे, इसका मतलब वुमेन जो है वो पावर में नहीं है, दैट मीन्स वुमेन आर लेस इन पावर, इसे बोलते हैं स्क्यूड पावर डायनामिक्स। की जो पावर डायनामिक्स है वो वुमेन्स के पक्ष में नहीं है, राइट। चलो, ये हो गया आपका वर्क प्लेस का। अभी कुछ ओवरऑल हम चीज़ें बात करते हैं। शैडो पैंडमिक, ये एक बहुत पुराना कीवर्ड है, अभी यूज़ की ज़रूरत नहीं है, कि वुमेन के साथ जो है ना वायलेंस इंक्रीज़ हो गया था कोविड के समय में, इसे बोलते थे शैडो पैंडमिक। पैंडमिक मतलब कि महामारी, शैडो मतलब छिपी हुई, जो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मेन भी घर पर थे, वुमेन्स भी घर पर थी, और उनका फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता था, वुमेन्स के ऊपर, फिजिकल अब्यूज़ के अंदर। सो दिस इज द शैडो पैंडमिक। देन क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन, दिस वर्ड इज ऑफन यूज्ड, जिसको हम बोलते हैं वुम्ब टू टॉम्ब, कि फीमेल इन्फेंटिसाइड से लेके जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, अगर है ना वो अगर हस्बैंड की मृत्यु पहले होती है तो बहुत ही जितनी भी जो ट्रेडिशंस होते हैं वो सारे ट्रेडिशंस ह्यूमिलेटिंग होते हैं, कि भाई अपने हस्बैंड की चेस्ट के ऊपर चूड़ी को फोड़ना, XYZ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होती है, ह्यूमिलेटिंग होती हैं। लेकिन अगर वुमेन की डेथ पहले होती है तो बड़े ही शान और शौकत से लेके जाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि वॉम्ब से लेके टॉम्ब तक ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट इज द सोशल डिसएडवांटेजेस आउटवेज द नेचुरल बायोलॉजिकल एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ गर्ल। देखिए, दिस हैज बीन मेडिकली प्रूवन। आप कभी भी किसी हॉस्पिटल के अंदर जाइए, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, पिक वट एवर हॉस्पिटल, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कहीं पे भी जाओ, और वहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कौन से हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपको मेल ही देखने को मिलेंगे। जब सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स मेल के अंदर आते हैं, सबसे ज़्यादा जो है ना लंग्स फेलियर, सबसे ज़्यादा कैंसर, एवरी प्रॉब्लम इज़ बीन विद द मेल्स। मेल आर द बायोलॉजिकली वीकर, जिनको बोलते हैं, ये ज़रा से वीक होते हैं। ठीक है, और जो फीमेल होती हैं, वुमेन्स होती हैं, वुमेन्स आर बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, बट उनका जो ये बायोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होने का क्राइटेरिया है ना, इट इज़ बीइंग आउटवेड मतलब कि उसकी महत्ता कम कर दी जाती है बाय द सोशल डिसएडवांटेज। बहुत सारे नॉर्म हैं, चाइल्ड मैरिज, XYZ करके, उन सभी से वुमेन्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है। इसके अलावा हम और एक थोड़ा सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी मतलब कि जो है ना, अगर एक वुमेन है, हमने बताया, देखा था ना कि जो फीमेल होती हैं, अगर यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन, तो वही आप पॉवर्टी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। बान की मून, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, एवरी लिटरेट वुमेन इज़ अ विक्ट्री ओवर पॉवर्टी। तो इसको आप देखो, यहाँ पे होती है कोर्ट के यूसेस की बात, यहाँ पे होती है आपके स्किल की बात। जब वुमेन आएगा, जब वुमेन की लिटरेसी से रिलेटेड बात आएगी तब भी यही यूज़ होगा, और जब पॉवर्टी की बात आएगी तब भी आप वुमेन का यूज़ करेंगे। इसे बोलते हैं इंटरलिंकिंग। जब भी हम पॉवर्टी की बात करेंगे तब भी हमें वुमेन की बात करनी है, क्योंकि वो अगर हम पॉवर्टी की बात करेंगे तो पॉवर्टी के अंदर हम स्टेक होल्डर अप्रोच लगाएंगे, तो वहाँ पे मैन होगा, वुमेन होगा, चाइल्ड होगा, तो वुमेन के अंदर हमें ये देखना है वुमेन की एजुकेशन। सो एवरी लिटरेट वुमेन इज़ अ विक्ट्री ओवर पॉवर्टी।
देन जेंडर हायरार्की एंड जनरेशनल हायरार्की, इन बोथ ऑफ देम डॉटर्स कम लास्ट। जेंडर मतलब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल में भी प्रेफर किसको किया जाता है, मेल को। एंड जनरेशनल हायरार्की, जनरेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, यहाँ पे भी प्रेफर किसको किया जाता है, मेल को। यहाँ पे भी डॉटर्स कम्स लास्ट, डॉटर्स की बातें नहीं सुनी जाती, राइट। जैसे आपके ये सपोज कर लो हस्बैंड वाइफ और उनके फादर मदर, तो वहाँ पे भी किसकी बात सुनी जाएगी, सबसे पहले हस्बैंड की, ठीक है, चाहे वो लड़की की फैमिली हो लड़के की फैमिली हो। जिसे बोलते हैं जनरेशनल हायरार्की एंड जेंडर हायरार्की, दोनों के अंदर ही वुमेन लास्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोफी अन्नान का एक बहुत बड़ा कोट है, इट्स वेरी सिंपल कोट, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन CSIR के लिए यूटिलाइजेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे ये वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगा बहुत तगड़े तरीके से। अच्छा, वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो चाइल्ड मैरिज हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, रेप हो गई, ठीक है, चाइल्ड से रिलेटेड एजुकेशन हो गई, ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवाना क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर काउंट की जाती हैं। और हिलेरी क्लिंटन, उन्होंने क्या बोला था, आई बिलीव दैट द राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इज अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, दिस इज द एंडिंग कोट, राइट। यहाँ पे दिस इज़ द एंडिंग कोट, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एंड के अंदर कि भाई देखो हमें बहुत कुछ तय करना बाकी है, और इसीलिए हिलेरी क्लिंटन ने एक बात बोली थी, जो मैंने बोला था ना एंड में कि एक कोट से एंड हो तो बहुत बढ़िया, तो वो कोट ये है आपका कि आई बिलीव दैट द राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इज द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, राइट। नेक्स्ट इज वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। हमें वुमेन डेवलपमेंट तो करनी ही है, लेकिन वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, वुमेन से रिलेटेड अधिकारों को मेल लेके आगे ना जाएं, वुमेन ही लेके जाएं। नेक्स्ट इज योर आंग सान सू की, इसका ये कोट है, इसको आप एक पढ़कर देखो और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। द एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड कैन नॉट फेल टू रिजल्ट इन अ मोर केयरिंग, टॉलरेंट, जस्ट एंड पीसफुल लाइफ ऑफ ऑल, राइट। करेक्ट है। अभी तक क्लास समझ में आ रही है? अभी हम स्लो जा रहे हैं, आई नो, बट वेरी सून वी विल बी गोइंग वेरी फास्ट। ये आपके बेस बिल्डिंग कंसेप्ट्स हैं, इसके बाद हम ज़रा फास्ट निकलेंगे चीज़ों पे। ओके, अब कुछ हल्के हल्के से कोट्स हैं, इसको जस्ट तुरंत से करते हुए निकलते हैं, ठीक है। कौन कौन से कोट्स हैं? महात्मा गांधी जी, अच्छा तो सॉरी ये तो यहाँ पे रह ही गया। कल्चरल रेजिस्टेंस टू द ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज़, इसका वही मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे आइडिया है ना जिससे वुमेंस का इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले किसको लेके आते हैं? कल्चर को, कि भाई हमारा कल्चर बोलता है ऐसे नहीं करना चाहिए, वुमेंस को मतलब काम करने तो नहीं जी, कल्चर बोलता है हमारा कि भाई औरत के कमाए हुए पैसे के ऊपर खाएंगे क्या। तो कल्चरल रेजिस्टेंस, अगर ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज़ हैं ना तो उसके लिए भी क्या आता है सबसे पहले? कल्चरल रेजिस्टेंस। तो आप इसको वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ हैं जो आपके यूनिवर्सल हैं वुमेन से रिलेटेड, कौन कौन से? महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? अ कंट्री कैन नेवर बी डेवलप्ड विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर हाफ, अ कंट्री कैन नेवर बी डेवलप्ड विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर हाफ, प्लीज रिमेंबर दिस। B.R. अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं? आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय डिग्री ऑफ अ प्रोग्रेस विच द वुमेन हैव अचीव्ड, कि मुझे किसी कम्युनिटी की प्रोग्रेस इस चीज़ से पता चलती है कि वहाँ पे वुमेन्स की कितनी प्रोग्रेस हुई है। ये किन्होंने बोला है? हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने बोला है, राइट। नेक्स्ट ये कोट मेरा सबसे फेवरेट कोट है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं और ये रिपीट नहीं करना आपको बस, क्योंकि ये रिपीट होगा आपका एग्जाम के अंदर, बट आपको रिपीट नहीं करना है। CSIR के अंदर ये 100% यूज़ होगा। APJ कलाम साहब क्या बोलते हैं? द ट्रिकी सोसाइटल मेंबर हु कैन मेक अ डिफरेंस, ठीक है, जो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो ट्रिकी सोसाइटल मेंबर्स कौन कौन से हैं? फादर, मदर एंड टीचर। ये हर जगह पे काम आता है, वुमेन के अंदर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। फादर के साथ तो रेयरली ही देखने में यूज़ होता है, लेकिन मदर एंड टीचर के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखने में यूज़ आता है। सो APJ अब्दुल कलाम सेड दैट द ट्रिकी सोसाइटल मेंबर हु कैन मेक अ डिफरेंस आर दी फादर, मदर एंड टीचर, सिंपल।
राइट। फिर एक ये मेरा फेवरेट कोट है जिसको मैं अक्सर ऐसे के अंदर यूज़ करता हूँ, स्वामी विवेकानंदा जी का, कि ये आईआर के अंदर भी मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको कई बार, लेकिन मिडल में, एंड में नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा सा जाता है कि कंट्रीज एंड नेशंस विच डू नॉट रिस्पेक्ट वुमेन हैव नेवर बिकम ग्रेट नॉर एवर विल बी इन द फ्यूचर। ना ही जो कंट्रीज़ और जो नेशंस हैं जो वुमेन के रिस्पेक्ट नहीं करते, ये कभी ग्रेट नहीं बन सकते, ना ही अभी ग्रेट हैं, नेवर बिकेम ग्रेट और विल नेवर बी इन द फ्यूचर। ना ही अभी ग्रेट है और ना ही कभी फ्यूचर में चल के ग्रेट बन सकते हैं। तो ये विवेकानंदा जी ने बोला था, ठीक है। एक जो ये कोट है, ये आपका अमर्त्य सेन जी का कहा हुआ, ये आपका कोट 100% CSIR के अंदर यूटिलाइज होगा, ठीक है। ये क्या बात बोलता है, एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू बिल्डिंग अ फ्यूचर वी वांट, राइट। बहुत सिंपल है, कम वर्ड्स के अंदर है, बहुत तगड़ी बात बोल जा रहा है कि अमर्त्य सेन बोलते हैं एम्पावरिंग वुमेन इज अ की टू द बिल्डिंग अ फ्यूचर वी वांट, राइट सर। इसके बाद फ्रेडो अल्डर, ये क्या बोलते हैं, रेप इज़ द ओनली क्राइम इन विच विक्टिम बिकम्स द एक्यूज्ड। अगर ये रेप के बारे में बात की जाए तब बात करनी है, लेकिन रेप के बारे में रेयरली ही कभी ऐसी बात होती है। अगर वुमेन से रिलेटेड एक बहुत लंबा चौड़ा ऐसे आए 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में, तब आप वहाँ पे इस बात को लिख पाएंगे, लेकिन बहुत कम के अंदर रेप को अगर आप स्पेशली इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर बाकी चीज़ों से आई थिंक यू विल मूव आउट। तो यहाँ तक आपके हुए सर कोट्स आपके वुमेन्स के रिलेटेड सारे के सारे कंप्लीट हो गए, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे ओवरऑल हो, शेडो पैंडमिक हो, वायलेंस हो, पॉवर्टी हो, एवरीथिंग इज़ बीन कवर्ड। और ये नोट्स आपको आपके टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, राइट सर, राइट मैम। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक। ये अब आपको सोचकर बताना है लाइफ साइकिल अप्रोच, ठीक है। आप में से कई लोगों ने कल लिखा भी था, मैं आपको चलो दोबारा से तकलीफ नहीं दूंगा। ये लाइफ साइकिल अप्रोच आपको एज इट इज़ रटनी है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं समझना ज़रूरी होता है, मैं कहता हूँ रटना भी कुछ हद तक ज़रूरी होता है। और वो रटने की चीज़ें क्या है, देखो, वुमेन के साथ लाइफ साइकिल अप्रोच पकड़ के चलेंगे कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अगर वुमेन गर्भ में है अभी, तो क्या होता है, सेक्स सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर है कि देखा जाता है कि वुमेन है या मतलब गर्ल है कि बॉय है। अगर गर्ल है तो वहीं पे मतलब जो है ना अबॉर्शन करवा दिया जाता है, तो वुम्ब के अंदर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, राइट। फिर अगर वुमेन गलती से, या फिर बहुत वुमेन बोल रहा हूँ बार बार, अगर गर्ल का जन्म हो जाता है, इन्फेंट होती है 0 से 1 ईयर के बीच में, तो क्या प्रॉब्लम आती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, बाहर छोड़ दिया जाता है। बेनिंग नेग्लेक्ट आपको बताया ना कि किसी चीज़ को फेवर करने के लिए अगर लड़का और लड़की दोनों का एक साथ जन्म होता है तो लड़के की ज़्यादा केयर की जाती है, लड़की रोती है रोने दो, लड़का रोता है खाना मांग रहा है, ठीक है। तो बेनिंग नेग्लेक्ट। देन लैक ऑफ केयर एंड हाइजीन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बेनिंग नेग्लेक्ट। पुअर इम्यूनाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, न्यूट्रिशन और हेल्थ की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से गर्ल में क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, डिजीज़, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अंडर डेवलपमेंट, अगर मान लो माल न्यूट्रिशन है, देखो ये चीज़ आपको ऐसे लिंक करनी होती है, अगर माल न्यूट्रिशन है, अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो क्या बॉडी का अच्छे से डेवलप होगा, नहीं होगी। फिजिकल एंड कॉग्निटिव वेल बीइंग, फिजिकल मतलब कि शरीर अच्छा नहीं बनेगा, कॉग्निटिव मतलब दिमाग अच्छा नहीं बनेगा, और ये डिजीज़ के भी प्रिवेलेंस के अंदर होंगी। और अगर डिजीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या बनेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उनकी मृत्यु हो जाएगी, राइट। इज दैट क्लियर? इफ़ आई एम गोइंग टू फास्ट प्लीज़ बता दीजिएगा। अब 0 से 1 ईयर तक की एज हो गई, अब उसके बाद चलते हैं 1 से 10 ईयर की एज के अंदर, राइट। 1 से 10 ईयर की एज के अंदर यहाँ पे है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक। अब मतलब बच्चे की तो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब बच्चे की मृत्यु हो सकती है, अगर थोड़ी सी और मतलब बेचारी ने हिम्मत की जीने की तो वहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी का शिकार होता है। मॉल न्यूट्रिशन आपको देखने को ही मिलता है, माल न्यूट्रिशन है, डिजीज़ होगी, बार बार स्कूल में नहीं जा पाएगी तो बोलेंगे स्कूल छोड़ दो, ठीक है। फूड और हेल्थ, यहाँ पे भी ऐसा बोलेंगे कि भाई अपने भाई को ज़्यादा खाने दे, हमें पहले दे, मतलब लड़की के लिए हल्का फुल्का ही रखा जाता है। और छोटी बच्ची से, देखो लड़कों को, बड़े बड़े लड़कों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो झाड़ू उठा के मारे, ठीक है, झाड़ू भी घर के अंदर से लगा दे, पोछा लगा दे, नहीं, हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि गर्ल इज़ देयर टू वर्क, सो चाइल्ड लेबर। एंड अगर गलत करेगी तो पिटाई भी करते हैं कि आगे जाके मतलब मेरे नाक कटवाएगी, XYZ करेगी, तो चाइल्ड अब्यूज़। सो ये सारी चीज़ें लड़की को देखनी पड़ती हैं, 1 से 10 ईयर तक की होती है, उसके बीच में, ठीक है। चलो अब लड़की ने जैसे तैसे करके अपने जीवन का ये
जीवन भी आगे गुजारा। फिर वो आती है एडोलसेंट एज के अंदर 11 से 19 ईयर के अंदर। यहाँ पे भी कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एकदम प्रेजेंट रहेगी। और यहाँ पे क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, सो दिस लीड्स टू द एनीमिया। अब उनको एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, स्कूल से ड्रॉप आउट होगा। स्कूल से ड्रॉप आउट होकर अगर घर पे बैठेगी तो क्या बोलेंगे, इससे बढ़िया शादी कर दो। ठीक है, शादी करेंगे तो अर्ली प्रेगनेंसी होगी। अब ये एक बात सोच के देखो, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो मतलब उसमें पढ़ा लिखा तो है नहीं, एजुकेशन एम्पावरमेंट तो है नहीं, तो जो उसके रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल वेल्थ है, जो उसके पास उसकी बॉडी के राइट्स हैं, उसे नहीं पता होंगे, तो वो तो मतलब एक रिप्रोडक्टिव स्लेवरी मशीन की तरह काम करेगी, बॉयज़ प्रोड्यूसिंग मशीन की तरह काम करेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस होगा। अर्ली प्रेगनेंसी होगी तो उनकी जान की खतरा भी रहेगा। देखो डाइड एट देयर दिया, ये चीज़ आप देखिए, वुमेन का डेथ 0 से 1 ईयर के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, 1 से 10 ईयर, 11 to 19 ईयर, हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। चलो, अब लड़की ने बहुत सारी हिम्मत की, अब वो अडल्ट हो गई है, अब वो स्कूल कॉलेज में जाने लगी है, तो वहाँ पे क्या होने के चांसेस हैं, रेप, देन ट्रैफिकिंग, पक्का मतलब उठा के ले जाएंगे। ठीक है, अब आपने देखा होगा कभी भी ना, आप जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर लापता लोगों की न्यूज़ को देखा कीजिए, उनमें से 90% आपको वुमेन देखने को मिलेंगी, और वो भी एक एज गैप की, कि आपको जो है ना नियरली 23, 24 से लेके 36 तक की आपको वुमेन ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, ओल्ड एज वुमेन्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी। देन लैक ऑफ असेट बेस का यहाँ पे मतलब है कि उनके पास ना उनके खुद के असेट्स नहीं होते। जैसे आपको पता है कि स्कूटी किसकी दिलाई है, भाई की, बाइक किसकी है, भाई की। ठीक है, इसके अलावा जो वो पैसा कमा रही है, वो पैसा अगर कोई अर्न करके ला रहा है तो किसके लिए लेके आ रही है, अपनी शादी के लिए इकट्ठा कर रही है। सो इस तरह की मतलब ओवरऑल जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन। चलो, अब उसने बहुत हिम्मत करके अपना कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद वो वर्कर बनी, स्कूल मतलब अपने गई कहीं पे अपनी कंपनी के अंदर, वहाँ पे शी हैव टू फेस द सेक्सुअल अब्यूज़। ठीक है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन वो वहाँ पे देखने को मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ कि एम्प्लॉयमेंट अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जाएगी, प्रेफर किया जाएगा कि हम प्रेगनेंसी लीव ना प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, वेज कम मिलेंगे, प्रमोशन कम मिलेगी, और लड़कियों के लिए पिंक कॉलर जॉब समझी जाती है। पिंक कॉलर जॉब मतलब कि जैसे आपके नर्स हो गई, ठीक है, कि भाई नर्स बन जाओ, टीचर बन जाओ। ठीक है, अगर इनसे बोला जाए, अगर कोई वुमेन बोले, गर्ल बोले कि मेरा एम है सब इंस्पेक्टर बनना, मेरा एम है आर्मी के अंदर जाना, तो बहुत प्रॉब्लम देखने में मिलती है। यस, एसिड अटैक्स, डेफिनेटली यू कुड राइट देम, एसिड अटैक्स। चलो, अब वुमेन ने जैसे तैसे करके अपना जो है ना कंपनी में काम करना जारी रखा, शी बिकेम्स अ वर्कर। अब उसकी शादी की जाएगी, अब वो बनेगी वाइफ। अडल्ट एज के अंदर चल रहे हैं ना 45 तक के अंदर, वाइफ बनते ही सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डीवी की फुल फॉर्म बताना भाई कोई। ग्लास सीलिंग के बारे में हम केशव शर्मा बात कर चुके हैं पहले। डोमेस्टिक वायलेंस, करेक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे पहले होगा। डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारे पैसे मांगे जाएंगे, डावरी मांगी जाएगी, डावरी नहीं दी तो क्या होगी, डावरी डेथ। ठीक है, हस्बैंड अपना फोर्स दिखाने के लिए क्या करेगा, मैरिटल रेप। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाए जाते हैं, अगर ओपनली एक्सेप्टेड हो तो पॉलीगैमी की जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। देन डिजर्शन, आपने देखा होगा कि वुमेन्स को ना छोड़ दिया जाता अक्सर, कि डाइवोर्स भी नहीं दिया जाता और बोल देते हैं कि जाओ तुम अपने घर जाओ, जब तक तुम सुधरती नहीं हो या जब तक तुम ये मेरा कहना नहीं मानती तब तक तुम मेरे घर में नहीं आ सकती। इसके अलावा डाइवोर्स की धमकियाँ दी जाती हैं। ठीक है, अनपेड केयर वर्क, अगर वो उनकी फादर मदर और ओल्ड एज बच्चों की सेवा कर रही हैं तो उसे अनपेड माना जाता है कि आप कर ही क्या रही हो। ठीक है, इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर हम देखते हैं हायर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। वुमेन को ऐसा समझा जाता है कि यार बच्चे ही तो पैदा करने, हमने क्या नहीं किया, क्या हमारे समय पे तो दाई माँ होती थी, XYZ होती थी, आज के समय पे मतलब इतना क्या, तुम्हें क्या चाहिए, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो। सो इस वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑल्दो कम हुई है, बट चांसेस आर देयर। साथ में अनसेफ डिलीवरी,
कई बार अनसेफ डिलीवरी करवाई जाती है। और अंडर न्यूट्रिशनल मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अंडर न्यूट्रिशनल मल्टीपल प्रेगनेंसीज का मतलब ये है कि एक तो खाने को ढंग से नहीं दिया जाता, क्योंकि वुमेन लास्ट में खाती है, एंड में खाती है, ये वाला माइंडसेट रोकता है, पैट्रियार्कल माइंडसेट रोकता है। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ठीक है, बच्चे के बाद बच्चा, मतलब बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बोलती है ना कि कम से कम 2 साल 3 साल का गैप रखो भाई सेकंड बच्चे के अंदर, लेकिन आपने देखा होगा कि एज दिस इज़ नॉट अ लॉ, दिस इज़ द एडवाइस, सो पीपल डोंट फॉलो द एडवाइस, पीपल ऑलवेज फॉलो द लॉ, राइट, एंड समटाइम पीपल ऑल्सो डोंट फॉलो द लॉ। ठीक है, अब अगर वुमेन ने जैसे तैसे करके अपने वाइफ के फेज़ को भी काट लिया, उसके बाद ओल्डर वुमेन होती है, सो शी बिकेम सोशली एक्सक्लूडेड। अगर कोई राय पूछी जाती है तो दादी माँ की राय नहीं पूछी जाती, दादाजी की चलती है, राइट। नेग्लेक्ट विडोहुड, अगर मान लो उनके हस्बैंड की पहले मृत्यु हो जाती है तो उनको फिर किसी भी ट्रेडिशनल रीति रिवाज के अंदर ना काम करवाया जाता है, ना उनकी पूछताछ की जाती है, ना उनकी इंपॉर्टेंस रखी जाती है। इनसिक्योरिटी, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर देयर आर द केसेस वेयर, जहाँ पे जो है ना जो थीव्स हैं, चोर हैं, वो ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं कि इस घर में एक दिन में एक बुजुर्ग और एक बुजुर्ग औरत और एक बुजुर्ग महिला रहती हैं, वहाँ पे जाओ, दे आर द ईजी टारगेट, सॉफ्ट टारगेट, उन्हें पकड़ो और उनके घर को लूट लो। बेगिंग, कई बार तो मतलब अगर जो है ना लोअर मिडिल क्लास है, नॉट द लोअर मिडिल क्लास, इवन जो आपके लोअर स्टाटा के अंदर जो लोग आते हैं इकोनॉमी के अंदर, दे चूज़ द बैगिंग। आपको बैगिंग जो है कभी भी यंग वुमेन नहीं देखने को मिलेगी अपनी सोसाइटी के अंदर, या तो आपको बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है, और मेल देखने को मिलेंगे जो दिव्यांग होंगे, या फिर आपको ओल्ड लेडी आपको बैठी हुई देखे मिलेंगी। सो ओल्ड लेडीज़ आर बिंग देयर फॉर द बैगिंग, ऐसा हमारा मतलब जो है ना सिस्टम बना के रखा हुआ है कि बूढ़ी बूढ़ी अगर कोई औरत आशीर्वाद देगी ना तो ही आशीर्वाद होगा, जवान अगर कोई लड़की आशीर्वाद देगी तो आशीर्वाद नहीं होगा। ऑल द बैगिंग इज रॉन्ग, बट आई एम सेइंग कि यू शुड ग्रेटफुल टू एवरी वुमन इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, राइट। देन इनसिक्योरिटी ऑन फूड, खाने के अंदर उनकी कोई राय नहीं ली जाती, जो दे रहे हैं बोलेंगे चुपचाप खा लो, है ना, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। देन क्लोथिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, सो एवरीवेयर वुमेन इज़ बीन नेग्लेक्टेड। अब हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और केस स्टडीज़ के बारे में। आई थिंक केस स्टडीज़ तक ही निपटाएंगे आज हम, थके तो नहीं ना? Okay dear, okay. So whenever you have to write the women empowerment, write this thing, and ये चीज़ आपको रॉट लर्निंग के साथ याद होनी चाहिए बार बार। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? ये आप सिर्फ वुमेन से रिलेटेड नहीं है, आप एम्पावरमेंट का मतलब किसी भी से, ठीक है, यूथ एम्पावरमेंट, चाइल्ड एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पे भी एम्पावरमेंट का नाम लिखना हो, ठीक है, ऑलवेज चूज दिस डेफिनेशन, दिस इज द मोस्ट होलिस्टिक डेफिनेशन। एम्पावर मीन्स द एबिलिटी टू गेन द फुल कंट्रोल ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ वंस लाइफ, पूरा कंट्रोल अपनी लाइफ के ऊपर, पूरा कंट्रोल मिले, साथ में कैपेबिलिटी हो कि वो अपनी फ्री विल, अपनी इच्छा अनुसार, और उनकी जो उन्हें कंप्लीट नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि किसी को हाफ नॉलेज दे दी और उसको बोल दिया कि तेरी इच्छा है, ठीक है। मान लो हाँ, वॉइस एंड चॉइस इज़ गुड, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड कि कंप्लीट नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर मान लो आपकी जेब के अंदर मान लो 2000 रुपये हैं, ठीक है, और यू हैव टू पे समथिंग टू योर सिस्टर एंड यू से कि मेरे पास एक तरफ तो 500 रुपये हैं और दूसरी तरफ भी मेरे पास 500 रुपये हैं, ठीक है, या फिर मेरे पास 100 का नोट है, तो बताओ कौन सा लेना पसंद करोगे, कौन सा नोट चाहिए, ठीक है। तो वो शी विल चूज़ 500, लेकिन अगर उसे पता हो कि फुल इन्फॉर्मेशन हो कि आपके पास उसके 2000 रुपये हैं, तो शी विल पिक फॉर द 2000, ठीक है। ये खैर मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बात है, बट उनको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, राइट, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होनी चाहिए, करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वर्ड। देन अनरिस्ट्रिक्टेड एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, द वुमेन मस्ट बी देयर टू पार्टिसिपेट इन एनी प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना पार्टिसिपेट किए ही उनको बोल दिया गया कि अपनी कोई चीज़ पिक कर लो, ठीक है। जैसे कि सपोज़ अगर मान लो कोई भी चीज़ पिक करते हैं, सपोज़ घर के अंदर कुछ चीज़ें लेके आनी है, ठीक है, सपोज़ टीवी ही लेके आना है, ठीक है, तो उनको ये बोल देंगे कि टीवी कैसा लेके आएँ, एलईडी लेके आएँ कि मतलब वो मतलब रखने वाला लेके आएँ, तो वुमेन बोलेगी एलईडी, राइट, बस इतना ही पार्टिसिपेशन होता है। अनरेस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि वो ये भी बताए कि एलईडी किस कंपनी का हो, किस कलर का हो, ठीक है, कितनी प्राइस रेंज के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे भी जो है ना
उनका से होना चाहिए। सो दिस इज द अनरेस्ट्रिक्टेड एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, दिस इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन। पैसिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, आपको 2 चॉइसेस दी गई, 3 चॉइसेस दी गई, 4 चॉइसेस दी गई, पिक वन, राइट। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, अनलिमिटेड चॉइसेस, वुमेन कैन क्रिएट एज मच एज ऑफ चॉइसेस, जैसा मैन क्रिएट कर सकते हैं जितने भी चॉइसेस हो, राइट। स्पेशली इन केसेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, कंप्लीट नॉलेज इज मस्ट। ग्रेट प्रसाद, राइट। अच्छा, इसके साथ में अगर आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाए, ठीक है, जो ये लाइफ साइकिल अप्रोच है ये पूरी की पूरी गायब हो जाए, तब आपको क्या याद रखना है, एक नेमोनिक याद रखना है, हेल्पलेस। और ये है आपका CSIR का रामबाण। जैसे ही वुमेन आएगा, हेल्पलेस याद रखना, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। वुमेन से रिलेटेड इश्यूज़ को आप कैसे लिखोगे, H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, L से लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, P मतलब साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब कि मेंटल एप्टीट्यूड, कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है, उस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं वुमेन्स को। L फॉर लोअर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि पॉलिटिक्स के अंदर भी एंट्री नहीं है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी नहीं है। S फॉर सोशो कल्चरल, ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों के तहत उनको बांध के रखा जाता है। और सेफ्टी, सेफ्टी मतलब अगेंस्ट द अब्यूज़, अब्यूज़ किसी भी तरह का हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, ठीक है, आपका जो है ना डिजिटल स्टॉकिंग हो, डिजिटल अब्यूज़ हो, हर तरह का। तो हेल्पलेस चीज़ समझ में आई। H से हेल्थ रिलेटेड, वुमेन्स को हेल्थ अच्छी नहीं मिलती, वुमेन्स को एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती, वुमेन को जो है ना मार्केट में काम अच्छा नहीं मिलता, साइकोलॉजिकली उनको प्रॉब्लम रहती है, ड्यूअल बर्डन, डबल बर्डन, ठीक है। नेक्स्ट, लेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं मिलता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी नहीं है उनके पास, खर्च करने का अधिकार भी नहीं है, सोशल कल्चरल ट्रेडिशंस के तहत उनको बांधा जाता है। और सेफ्टी, अगेंस्ट द अब्यूज़, ठीक है, ये भी उनके पास प्रॉपर नहीं है। राइट डियर, आगे चलें। नाउ देयर आर सम केस स्टडीज़। ये एक एक लाइन की केस स्टडीज़ मैंने लिखी हुई हैं। अगर आपके पास टाइम है तो वुमेन की केस स्टडीज़ को आप मेंशन कीजिए, अगर टाइम नहीं है तो वुमेन की केस स्टडीज़ को आप मेंशन नहीं करना। केस स्टडीज़ में क्या बात होती है, देखिए, पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया था, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि जो दिव्यांग वुमेन हैं, जो ओल्ड एज, जो सॉरी नॉट द ओल्ड एज, जो दिव्यांग हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड जो हमारी वुमेन्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड की थी, ई-रिक्शाज़ प्रोवाइड की थी, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। देखो, एक तो वुमेन होना अपने आप में, आपने कल के कोर्ट्स के अंदर भी देखेगा कि क्या बीइंग अ वुमेन इज़ द वेरी डिजीज़, ठीक है, कि अपने आप में एक डिजीज़ की तरह पे है वुमेन, ठीक है। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी कि ई रिक्शा जो है, ई रिक्शा जब इनको प्रोवाइड की गई तो पहले तो वुमेन होना ही डिजीज़ है, जब ई रिक्शा मिली तो उससे क्या हुआ, उन्हें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिली, तो उनके जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर भी वो पार पा सके। महाराष्ट्र कमीशन ऑफ वुमेन, इन्होंने डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, शुरू किया रूरल और ट्राइबल वुमेन्स को, ताकि वो अपने अधिकारों को जान सकें, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको वहाँ पर लिस्ट कर सकें, मतलब हर तरह की डिजिटल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक स्पंदन इनिशिएटिव शुरू किया। स्पंदन इनिशिएटिव के अंदर जैसे आपके एसपी साहब हैं, तो एसपी साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे और सभी वुमेन्स को उनका लिंक जाता था, एंड द वुमेन्स कैन डायरेक्टली ज्वाइन दैट, ठीक है, और वो एसपी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहती थी। तो जो आम क्रिमिनल्स थे या घर के लोग थे, उनको डर रहता था कि भाई एसपी के साथ सीधी बात हो रही है, तो अगर एसपी के साथ सीधी बात हो रही है, हमने कुछ ऊंच नीच की या फिर इधर उधर की बातें की, तो फिर ये डायरेक्टली एसपी को बता देगी और फिर एसपी हमारी खटिया खड़ी कर देगा। सो इसकी वजह से बहुत सारी मतलब प्रेज़ हुआ स्पंदन इनिशिएटिव का। हरियाणा में देखो एक बात की, कुरुक्षेत्र के अंदर एएनएम वर्कर्स ने जैसे ही वुमेन प्रेग्नेंट होती वैसे ही लिस्ट में जगह लगा के उनका नाम लिख लेती, ठीक है, और प्रॉपर चेकिंग वही आके करके जाती। इसकी वजह से क्या होता कि जो आपकी फैमिली है वो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए नहीं जा पाती, कि अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करवा भी लें और सपोज फीमेल मिली और फैमिली को फीमेल पसंद नहीं है तो फीमेल इन्फेंटिसाइड करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एएनएम वर्कर जो रेगुलर जो है ना अपडेट रखे हुए है, तो ये क्या बोलेगी कि भाई ऐसी तो कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं थी पिछले 3 महीनों से, 6 महीनों से, अब आपने ऐसा कैसे एकदम से कम्प्लेक्सिटी अराइज हो गई। तो इसकी वजह से एक फियर फैक्टर भी रहा और एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी रहा लोगों के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को करवाना बंद कर दिया और वुमेन्स की वहाँ पे जो है ना चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर बढ़े। एएनएम आर द नर्सेज, ठीक है, जो आशा के मतलब ज़रा सा हेड होती हैं आशा की, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एएनएम। नेक्स्ट इज कुआं पूजन, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स, राइट। उसमें उनके ऊपर फिर जीएनएम होती है, फिर नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं।
राइट। चलो, कुआं पूजन। कुआं पूजन जो है ना, अगर किसी को अपनी लड़की के मतलब ऐसा हुआ कि जब लड़कियों की महत्ता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, देन एट दैट टाइम कुआं पूजन वाज आल्सो इनिशिएटेड इन हरियाणा। कुआं पूजन जनरली लड़कों के लिए किया जाता था, लेकिन अब आजकल जो है हर जगह पे अगर लड़की भी पैदा होती है, ठीक है, जन्म होता है, तब भी कुआं पूजन किया जाता है, राइट। सो नाउ आई वॉन्ट टू मेक सम अनाउंसमेंट एंड दिस अनाउंसमेंट इज दिस, ठीक है। हमने मैक्सिमम क्लासेस जो थी, जो कि नियरली 3 थी, वो हमने यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन कंडक्ट करवाई हैं, राइट। यहाँ पे अभी तक आपका जो है फीडबैक सेशन नहीं लिया गया है एक भी। तो नेक्स्ट 2 डेज़ आई एम गिविंग ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज़ आई एम गिविंग ऑफ टू एवरीवन। और ये 2 दिन के लिए मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ, जिनके पास पेड है उनको भी ये दे रहा हूँ कि मैं नोट्स को अपलोड कर दूंगा, दे मस्ट रीड दैट। हाँ, उसको हम पढ़ेंगे, इट इज़ एम्पावरमेंट, ठीक है, बिल्कुल। ये वुमेन लेड एम्पावरमेंट का कोर्स है, मतलब हम आगे मेरे पास है, आज मैंने लिखा था बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। क्रोनोलॉजी भी हमने देखनी थी, IVC, अर्ली वैदिक एरा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में, ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, राइट। तो अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए आपका ऑफ है। तो नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पेड वालों को तो याद करनी है, और जो नॉन पेड लोग हैं या फिर जो यूट्यूब के ऊपर हैं, इफ़ दे वांट टू कनेक्ट देन दे कैन कनेक्ट विद इन 2 डेज़, बिकॉज आफ्टर 2 डेज़ आई विल नॉट बी एबल टू टेक द एडमिशन्स, क्योंकि उसके बाद फुल फ्लैज के अंदर आपका कोर्स शुरू होगा, फीडबैक्स होंगे, और अगर आप बीच के अंदर आएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ का जो बहुत स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड है, कुछ का बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। तो समटाइम्स आई विल स्टार्ट विद दिस स्टैंडर्ड, ठीक है, समटाइम्स नहीं, मैं शुरू में यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और इससे स्टार्ट करने की वजह से देखिए मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे एंड दिस इज कि सर इंट्रोडक्शन शुरू करने में प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट नीड द इंटरैक्टिव टॉकिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि कितना आपका कोर्स जो है ना मतलब चल सकता है अच्छे तरीके से, सो यू गिव मी ग्रीन फ्लैग कि ठीक है आपको मतलब चल सकते हैं, हम डिले कर सकते हैं थोड़ा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, मतलब लेंथी कर सकते हैं क्लासेस को, जल्दी में फिनिश करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हम जो इंटरैक्टिव फीडबैक सेशंस हैं ये हम लेना शुरू करेंगे, और हम ज़रा से लोअर लेवल से शुरू करेंगे। तो जो हायर जिनका स्टैंडर्ड है थोड़ा स्टूडेंट्स का, प्लीज़ दे डोंट फील दैट कि भाई हमारे पैसे वेस्ट हो गए हैं, सर तो मतलब बिल्कुल बेसिक बातें बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखो भाई क्या बोलते हैं, यूट्यूब है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है जलवा भी कि देख लो ऐसा कुछ पढ़ने को मिलेगा, दिस इज़ द मतलब क्लास दिखानी पड़ती है। तो ये वो रीज़न है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि क्लास एंड होते होते स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लग जाती है ना। खैर, लेकिन हम शुरू यहाँ से करेंगे, और आई विल मेक श्योर कि हमारे पेड स्टूडेंट का हर एक बच्चा प्रॉपर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख सके, अपनी तरफ से बना के भी, सोच कर भी, बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर। एंड आई मस्ट वांट द कॉम्पिटेंसी इन दैम रेदर देन रॉट लर्निंग, राइट। ये कुछ रॉट लर्निंग भी है, लेकिन इसके साथ में आई विल ट्रेन यू कि कैसे आपको जो प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी है वो डेवलप करनी है, राइट सर। सो प्लीज़ जिनका हाई स्टैंडर्ड है दे डोंट क्रिटिसाइज मी कि सर बहुत बेसिक बात बता रहे हो, बतानी पड़ेगी मुझे, राइट। तो समझ में आया, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा था कि द क्लासेस विल नॉट बी लाइक दिस, कि ऐसे चुटकी बजा के। सर मेरे IB का है, कब तक करवा दोगे? आपका IB का कब का है केशव? डिस्क्रिप्टिव कब का आपका IB का? सर हम दिव्यांशु शोहित, मैं वुमेन से रिलेटेड है ना, जैसा वुमेन है वैसे पूरे के पूरे थीम करवाऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ ये एक एक नहीं है, मतलब सारे के सारे ऐसे ऐसे ही चलेंगे सारे। 2 मंथ्स हैं, अरे बड़े प्यार से होगा 2 मंथ्स के अंदर, क्यों चिंता करें, एक बार हमें फुल फ्लैज जाने दो। अभी तो ये यूट्यूब का चक्कर है थोड़ा, तो यहाँ पे लिंक विंक शेयर करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है।
लेकिन अभी एक बार चलने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर बैठ बैठ के लिखोगे ना, फिर कहोगे अपने आज मतलब जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं ना उनको आप लिख लेना। उसके बाद जब क्लास का एंड होगा तब मैं आप सभी को बोलूँगा कि पिक अ टॉपिक ऑफ द टफेस्ट थिंग, जो आपको टफेस्ट लगती है। ठीक है, मैं आपको ना E=mc² के ऊपर ऐसे लिखवा डालूंगा, और उस ऐसे को किसी साइंस नर्ड के पास भेजना और बोलना कि बताओ ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। एंड दे विल से कि बहुत क्वालिटेटिव है, एंड यू विल फील कि हमें कुछ नहीं पता E=mc² का। ठीक है, हमें बस 4 लाइनें पता थी, इसके ऊपर हमने इतना प्रोफेशनल ऐसे लिख दिया, हमें यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये मेरा एम है। तो इस बात की चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वे, होलिस्टिक मैनर। हर चीज़ आपकी कवर की जाएगी। अभी तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को भी टच नहीं किया। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा फ्लो के अंदर लेके आएंगे। पहले तो मुझे ये है ना कि स्टूडेंट्स को मेरे टीचिंग स्टाइल के साथ इक्विप करना पड़ता है, क्योंकि कभी कोई किसी से पढ़ा होता है, कोई किसी से, किसी ने बहुत ही सुंदर मधुर वाणी में किसी मैडम की जो है ना आवाज़ सुनी होती है, उन्हें लगेगा यार यहाँ पे तो सर बात कर रहे हैं, कमाल करते हैं। ये आप ही नहीं करते, तुम करके तो बात करते हो। कोई वुमेन होती आप करती, तो सिंगल लॉन्डो को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई तो है ज़िंदगी में आप बोलने वाला। राइट, सो आई हैव टू कवर एवरीथिंग। ठीक, तो शुरू में तो मतलब आई वांट कि ठीक है स्टूडेंट्स को मेरा जो है ना एप्टीट्यूड समझ आए। जैसे ही हमारा एप्टीट्यूड मैच होता है, 1-2 क्लास और लगेंगी आई थिंक, आपका फीडबैक सेशन के अंदर यू विल मैच विद माय एप्टीट्यूड, और फिर हम मतलब तूफान उठा देंगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे एकदम फुल फ्लैज के अंदर, फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर आप देखना आपका एक्सपोनेंशियल प्रोफेशन जो है ना वो इंक्रीज़ होगा। ठीक, okay, so this is all about today's session, and you will get these notes in your Telegram channel, right, very soon. Okay, fine sir. दिल खुश मीना, भावना अच्छे से समझती हो, स्पेशली फॉर सिंगल्स। अरे ये भावनाएं नहीं है, ये मुझे पता है तुम लोगों की ट्रिक्स हैं। यहाँ पे सिंगल सिंगल लिख के बताना चाह रहे हो कि हाँ हवन सिंगल है। ठीक है किसी को ट्राई मारना हो तो मार लेना भाई, हम भी पढ़ते हैं। राइट, तो चलिए, इट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।